हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आपको जैसा पता है कि पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट हो गया है और पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर उठा है और दूसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि चल रहा है। इसका फर्स्ट लेक्चर आ चुका है और सेकेंड लेक्चर ये है। तो एक सीरीज कंटिन्यू चलेगी और पॉलिटी को पूरा स्टेप बाय कवर किया जाएगा। तो लक्ष्मीकांत को जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर को हम बहुत अच्छे से एनालिटिक करेंगे। और आपको ये पता है कि इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का बाइबल है पूरे यूपीएससी के एग्जाम के लिए और अदर स्टेट वगैरह एग्जाम के लिए। तो सीरीज कंटिन्यू चलेगी और सीरीज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आप आंसर दिया करिए और अपने फीडबैक दिया करिए, कमेंट्स भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। आपके लिए बहुत सारी मेहनतें की जाती हैं तो और बहुत सारा एफर्ट डाला जाता है और हर चीज़ को कवर की करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी और आप इसमें पूरा का पूरा सहयोग देंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। और पिछले चैप्टर को रिवाइज करके ही आप इसको देखिए और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कैसे नहीं बना इसकी बात की गई। तो आपको पिछले लेक्चर में कवर किया गया था कि एम एन रॉय ने इसका विचार दिया था। कब दिया था? 1934 में एम एन रॉय द्वारा इसका विचार दिया गया था और पहली बार दिया गया था। और इसके बाद 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण की मतलब ऑफिशियल डिमांड की थी कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और उसके बाद 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि भारत स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के अनुसार होना चाहिए। मतलब सबको मत देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे जितने भी वयस्क लोग हों, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो। उसके बाद क्या बात की गई थी? 1900 उसके बाद नेहरू जी की डिमांड पर 1938 की डिमांड पर क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था जो 1940 में आया था, जो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया ने इसको सामने रखा था। और 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो थे और भारत के संविधान के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। स्टेफर्ड कब आए थे? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। 1942 में आया था। कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स। ओके। और जो भी बताया गया संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कितनी सीटें थी, ये आप थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़िए। तो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन कैसे हुआ था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रिंसली स्टेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से खुद को अलग कर ली थी, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दी थी। आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्ट हुई थी तो मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट वगैरह ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। बहुत कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जो कि अब धीरे धीरे इसमें जुड़ना शुरू कर दिए थे। और ऑन अप्रैल 28 1947 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्स स्टेट, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे सिक्स स्टेट के उसमें से 5 इस असेंबली के पार्ट भी बने। उसके बाद माउंट बेटन प्लान आया। प्लान जो आया था उसमें 3 जून 1947 को पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जो पार्टीशन कंट्री के पार्टीशन की बात की तो उसको स्वीकार कर लिया था और रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों के साथ सभा में सीटें ग्रहण कर ली। और उसके बाद क्या हुआ था? द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो इंटर द असेंबली। तो मुस्लिम लीग के जो बहुत सारे प्रतिनिधि थे वो भी इसमें अपने सदस्यता ग्रहण करने लगे। तो जो ये लोग अलग हो गए थे देसी रियासतें मुस्लिम लीग, ये सारे लोग कब, ये जब पार्टीशन की बात हुई या जिस जो आपका आया 28 अप्रैल को 1947 को जो भी प्रस्ताव वगैरह कैबिनेट मिशन का, तो उसको ये लोग धीरे धीरे ग्रहण करने लगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947
47 made 3 changes in the position of the assembly। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 का, इसमें 3 चेंजेस, इसके द्वारा 3 चेंजेस हुए। पहला था असेंबली मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी। तो असेंबली जो थी पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई, जिससे संप्रभु निकाय मतलब विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि खुद से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। ठीक है। और इस अधिनियम में सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार भी दिया। ठीक है। और ये था एक्ट इम्पावर्ड बाय द असेंबली। तो एक्ट इम्पावर्ड बाय द असेंबली मतलब संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, एक्ट इम्पावर्ड बाय द असेंबली टू अल्टर एनी ऑफ द असेंबली, पर ये इसी में है, ये है आपका दूसरा। असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, और असेंबली खुद में ही क्या बन गई, एक असेंबली बॉडी बन गई। असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो एक कानून बना सके, और इसको दो सेपरेट फंक्शन में डिवाइड किया गया। पहला था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो करता वो थे राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे में था इनएक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, जो मतलब साधारण लॉ कानून वगैरह बनाने की बात कंट्री की गई, उसको चेयर किसने किया, जीवी मौलांकर। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया के चेयर थे, किए थे, और इनएक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री चेयर्ड बाय द जीवी मौलांकर। ओके। और टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल नवंबर till November 26, 1947 when the task of making of the constitution completed। okay। उसके बाद जो मतलब था दो फंक्शन, ये दो फंक्शन थे वो कंटिन्यू चलते रहे 26 जनवरी 1949 तक। और व्हेन द टास्क ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क पूरा कंप्लीट नहीं हो गया। तो मुस्लिम लीग मेंबर विथड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। तो मुस्लिम लीग जो थी उसने खुद को यहाँ से अलग कर लिया, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान की बात की गई थी, जिसको मान भी लगभग लिया गया था। ठीक है। तो consequently the total strength of the assembly came down to 299 as against of 389 originally fixed in the 1947 under the cabinet mission। तो जब मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया, तो जो माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई 389 सीटें थी, वो अब घटकर कितनी हो गई थी, 299। और देसी रियासतों की सीटें जो थी वो भी घट गई थी। वो देसी रियासतों की सीट की बात करें तो वो जो 93 थी अब 70 हो गई थी। और 31 दिसंबर तक 1947 को राज्यवर सदस्यता को अध्याय के मतलब जो राज्यवर सदस्यता थी लगभग खत्म होने लगी। उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्ड, मतलब क्या परफॉर्म किया था, अन्य कार्य क्या हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लाई हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म बाय द फॉलोइंग फंक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उन्होंने बहुत सारे फंक्शन किए हैं, जैसे इट रेटिफाइड द इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949। तो इंडिया को रेक्टिफाई किया था, मेंबर बनाया था किसे, कॉमनवेल्थ इन 1949। कॉमनवेल्थ गेम वगैरह जो भी होते हैं उसमें इसने मतलब रेटिफाई किया था। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम। अब आप बताएंगे नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था, और ये कौन सा है, कौन सा नेशनल सॉन्ग है, कौन सा, जैसे जनगण मनगढ़ वंदे मातरम, इसमें से कौन सा नेशनल एंथम है, कौन सा नेशनल सॉन्ग है। तो इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। और 24 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। In all the constituent assembly had 11 sessions।
एंड और 2 years 11 month एंड 18 day। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब संविधान सभा की कुल बनाने में जितना भी टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसका टाइम पीरियड था कितना, मतलब 11 सेशन हुए थे टोटल, और वो हुए थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट हुए थे। और इसको ऐसे ही नहीं बनाया गया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बन गया कि हाँ बैठ गए और सोच लिया बना दिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनाया गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करें, और वहां से जो भी अच्छी चीजें उनको मिली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सर है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाली गई हैं, जो नहीं अच्छी थी उनको नहीं रखी गई। तो इस तरह से काफी एफर्ट करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ड्राफ्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर वन मतलब 114 दिन। तो जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 114 दिनों तक विचार के लिए रखा गया था, मतलब उसके अवलोकन पे उसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को लगभग 114 दिनों के लिए भी रखा गया। और उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड 64 लाख। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो खर्चा आया, एक्सपेंडिचर आया, वो लगभग आया था 64 लाख का। तो ये पॉइंट आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता वैसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा की लास्ट बैठक थी, वो कब हुई थी, वो हुई थी 24 नवंबर 1950 को, और 26 नवंबर 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बन के तैयार हो गया था और वो प्रोसीड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, did not end and continued as the provincial parliament of the India from January 26, 1950 till the formation of new parliament after the first इलेक्शन इन 1952। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसके बाद क्या हुआ, जनवरी 26 जनवरी 1950 से 1951 में जो था हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। जब तक पूरा बन नहीं गया तब तक हमारा अंतरिम जो संसद थी जो पहले से बनाई गई थी उसने वर्क किया। कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए बहुत सारे समितियां बनाई गई थी संविधान सभा बनाने के लिए, एट वेयर मेजर, जिसमें से 8 बहुत बड़े मेजर कमिटीज हैं एंड अदर वेयर माइनर कमिटी, और बाकी सब माइनर कमिटीज हैं। तो 8 मेजर कमिटीज में आपको ये लिखा गया है। पहली क्या थी, ये पहली है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 5 इधर है। यूनियन पावर्स कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी मतलब संघ शक्ति समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जी इसके चेयर किए थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी ये भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की। और प्रोविंशियल मतलब यूनियन के तो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल के सरदार पटेल जी थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर थे। और एडवाइजरी कमेटी इट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज से सरदार पटेल थे। तो जो भी ट्राइबल एरियाज वगैरह एक्सक्लूडेड एरियाज के कौन थे, सरदार पटेल थे। और अलग है, दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग सब कमेटी। तो ये जो सारी कमेटियां हैं इनके कुछ सब कमिटीज भी थे। सब कमिटीज में पहला फंडामेंटल राइट्स का सब कमिटी है। और फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी मतलब मौलिक अधिकार उप समिति के जो जो थे जेबी कृपलानी थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमिटी के माइनॉरिटी सब कमिटीज के वो कमिटी माइनॉरिटी कमिटीज के थे सरदार पटेल, और सब कमिटीज के हैं S.C. मुखर्जी, A.B. ठाकर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। फंडामेंटल राइट सब कमेटी कौन थे, जेबी कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमिटीज के कौन थे, S.C. मुखर्जी और A.B. ठाकर। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया। तो जो मतलब उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र जहाँ पर असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति कौन थे, गोपीनाथ
दो ही। असम को छोड़कर जो ईस्टर्न साइड में जितने भी थे उसके कमेटी कौन थे सदस्य, ये गोपीनाथ बरदोई। उसके बाद अगला कमेटी सब कमेटी कौन सा है, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज असम। तो यहाँ पर जो छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए जो क्षेत्र थे असम से संचित क्षेत्र के अलावा, तो असम को छोड़कर जितने और भी क्षेत्र थे जो छोड़े गए थे के लिए जो उप समिति थी उसके कौन थे, ये कौन थे, इसके थे एबी एबी ठक्कर तो हो गए, एबी ठक्कर थे, हाँ इसके एबी ठक्कर भी थे इसके लिए, एबी ठक्कर। ये लिखा नहीं जा रहा है, आप ऊपर नाम देख लीजिए, एबी ठक्कर वही थे, ठीक है। अब छठवां, छठवां कौन थे, छठवां की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति मतलब रूल प्रोसीजर कमेटी, इसके राजेंद्र प्रसाद थे। और स्टेट कमेटी ये कौन थे, नेगोशिएटिंग विद द स्टेट जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमेटी के थे। और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो स्टीयरिंग कमेटी थी मतलब संचालक कमेटी उसके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये आठों लगभग आप याद कर लीजिएगा, और बाकी याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सारी कमेटी के नाम और उसके जो मेंबर थे चेयर किए थे उनको याद करिए। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आती है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई थी, बी आर अम्बेडकर ने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन द अगस्त 29 1947। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी जो थी ड्राफ्टिंग कमिटी थी, और ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो इट ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हुई थी तो उसमें 7 मेंबर थे, और 7 मेंबर का लगभग आप नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है तो वो कुछ भी पूछ लेता है। तो हो सकता है ये नाम ही आपको दे देगा ऐसे 1 2 3 4 7 करके, उसके बाद पूछेगा इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें से कौन 2 लोग नहीं है, इसमें कोई और नाम दे देगा, पूछ लेगा, क्या पता उसका कुछ ठीक नहीं है। तो अभी ट्रेंड आपने देखा होगा। तो ठीक है, याद करिए बी आर अम्बेडकर जो थे चेयर किए थे, जिसको कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। और दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, और ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो और अलग चौथा कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी। और पांचवा कौन थे, शायद मोहम्मद सादुल्ला। और छठवें कौन थे, एन माधवा राव। ही रिप्लेस, हाँ एन माधवा राव जो थे रिप्लेस किए थे किसको, बी आर मिट्टर मिट्टर हु रिजाइन ड्यू टू द इल हेल्थ, जिन्होंने रिजाइन किया था ड्यू टू द हेल्थ। और टीटी कृष्णामचारी ही रिप्लेस द डीपी खैतन हु डाइड इन 1948। ये दोनों तो थोड़ा ट्रिकी है तो इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता ये जरूर पूछ सकता है। और इन अच्छा लगभग सातों लोग का नाम आप याद कर लीजिएगा, नाम में इनकी जगह पे इसको दिया जा सकता है, या इनकी जगह पे इनको दिया जा सकता है, इनको जगह पे इनको दिया जा सकता है, तो ये थोड़ा आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए वैसे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज पब्लिश्ड February 1948। तो फर्स्ट ड्राफ्ट था, तो ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था 1948। उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट जो था विच वाज पब्लिश इन अक्टूबर 1948, कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड नवंबर 26 1949। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ए प्रियम्बल, ए प्रियम्बल 39, एक प्रियम्बल बना था मतलब प्रारूप, प्रस्तावना। 395 आर्टिकल थे उसमें, एंड 8 शेड्यूल थे। अभी प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं, और 12 शेड्यूल में क्या क्या है आप थोड़ा रिविजन करके आइए, नहीं तो आगे तो पढ़ाया ही जाएगा। और कितने आर्टिकल हैं कितने शेड्यूल हैं वो आप याद करिए। प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। तो प्रियम्बल हमारा कब बना था, जब सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार हो गया था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 5 6 7 8 9 60 374 366 367 379, ये जितने आर्टिकल थे ये अडॉप्ट कर लिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, बाकी सब बाद में आए थे, ठीक है। हाँ तो रिमेनिंग द प्रोविजन जो भी बचे कुचे थे, जैसे कि वो सब आर्टिकल के बारे में अभी मैंने बताया, तो उनके अलावा जो भी बचे थे मेजर पार्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी 1950 तक फोर्स से मतलब के रूप में लागू कर दिया गया, ठीक है।
शेष प्रावधान जो भी थे। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा रिपब्लिक डे डे इन 1930 द पूर्ण स्वराज। तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि आपको पता है इसकी एक हिस्ट्री है कि इस दिन को संविधान शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व ये तो होता है। इसी दिन 1930 में क्या हुआ था, इसी दिन 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सेशन में 1929 को क्या किया गया था, संकल्प पारित किया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 1929 को 26 जनवरी को बात की गई थी, इसलिए 26 जनवरी का वेट किया गया, जबकि 24 जनवरी तक सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया था। 26 जनवरी का लगभग 26 नवंबर 1949 को सब कुछ कंप्लीट हो गया था। जो भी बची खुची चीजें थी उनको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसका एक महत्व है, लाहौर सेशन के द्वारा इसको स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था इसलिए। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो जब 1947 का एक्ट आया, इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 वाज रिप्लेस्ड। तो ये किसको रिप्लेस करके आया, 35 को। तो 1947 का जो अधिनियम है वो 1935 को रिप्लेस करके आया। तो हालांकि जो एबोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिलिंग न्यूराडिक्स एक्ट 1947 लागू रहा। तो ये जो था एबोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट मतलब जहाँ पर न्यायपालिका का काम होता था, इसको लागू किया गया जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट मतलब सामने नहीं आया तब तक। तो कब आया था ये आप बताएंगे। तब तक हमारा ये जो था एबोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1947 वाज हाउएवर कंटिन्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हमारा, तो इसकी कुछ आलोचना भी हुई। तो आलोचना में पहली आलोचना क्या थी, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसको बोला गया है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, क्योंकि मेंबर वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि लोगों का चुनाव डायरेक्टली इलेक्शन द्वारा नहीं हुआ था। इन लोगों ने चुनकर वहां पर मेंबर नहीं भेजे थे जो लोग बनाते या फिर पार्टिसिपेट करते संविधान सभा में। तो यहाँ पर इसकी बात हुई, इसकी आलोचना हुई थी। और दूसरी ये थी कि नॉट ए फॉरेन बॉडी, मतलब एक संप्रभु निकाय नहीं है, क्योंकि क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ये खुद से नहीं बनाया गया था, खुद के मतलब खुद का इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि ये जो था ये तो ब्रिटिश के प्रपोजल के बाद ही था, मतलब ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया था। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। ये भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों में पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी होती थी। जब तक ब्रिटिश सरकार से इजाजत नहीं लेती तो बैठक कर ही नहीं सकती थी। और टाइम कंज्यूमिंग, ये तो बात है, ये है टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लगभग 4 महीने में ही तैयार हो गया था, और इसको बनाने में कितने साल लगे थे, 2 साल और 11 महीने 18 दिन, 2 साल 18 दिन लगे थे। और लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, इसको बोला गया था। इसमें क्या हुआ था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, क्योंकि ये एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर नॉट सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सेक्शन जो सोसाइटी की जो पार्टिसिपेट नहीं की थी, केवल इसमें बुलाए थे पॉलिटिशियन, जबकि और भी पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे, और भी महान लोग जो टीचर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे या नहीं हुए थे, बस लाया पॉलिटिशियन डोमिनेशन था इसमें। और ये रह गया पॉइंट, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, क्योंकि एक ही पार्टी इसमें डोमिनेंस थी, वो भी थी आईएनसी कांग्रेस। और नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय हिंदू, और जितने भी मेंबर थे लगभग बात की गई सब हिंदू ही थे। लॉर्ड विस्कॉन्ट सिमोन कार्ड इट्स ए बॉडी ऑफ हिंदू। तो लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था कि ये था हिंदुओं का निकाय। इसी प्रकार विस्टम चर्चिल ने भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। इसी तरह से इसी प्रकार विस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप इसका फीडबैक दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर भी बताएंगे। आपको जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए सोल्यूशन लाएंगे।
ठीक है, लेकिन लिखिए, अपने फीडबैक हमको दीजिए। आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम आपको लेक्चर पूरा प्रोवाइड करेंगे। लक्ष्मीकांत, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। और ये सीरीज पूरी चलेगी। और देखिएगा आप कुछ दिनों बाद पॉलिटी में एकदम मतलब काफी महारता हासिल कर लेंगे। और अभी देखिए ना, जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। और ये मैंने 1 बाय 1 कवर किया हुआ है, जो कि सब इम्पोर्टेंट ही है। तो ठीक है, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे सबको शेयर करिए चैनल को, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये सबको भेजिए। और अपने जैसे जिसको डिमांड ज़रूरत है, फ्री में लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, वो भी कंप्लीटली, थोड़ा इसका फ़ायदा उठाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।